द सन आल्सो राइजिंग अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं ये एक अमेरिकन पोइट हैं और इन्होंने अमेरिकन जो लिटरेचर है उसके बारे में लिखा है। और ये जो नावल है द सन आल्सो राइजिंग ये अमेरिकन लिटरेचर में इस तरह आता है कि इसमें जो है ना वो आफ्टर वर्ल्ड वार वन के जो इम्पैक्ट्स थे वो सब इसमें बताए गए हैं कि लोगों पे क्या असर पड़ा वर्ल्ड वार का। ठीक है, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं ये एक अमेरिकन राइटर हैं। इनकी जो बर्थ है वो हुई थी 21 जुलाई को 1899 में चिकागो में। एंड देन इनकी जो डेथ है वो 2 जुलाई 1961 की है। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए वो 1594 में मिला था। ये अमेरिकन नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं एंड जर्नलिस्ट हैं। और इनके जितने भी नावल्स हैं, जो इनके वर्क हैं, वो इनकी अपनी लाइफ के ड्यूरिंग ही सब पब्लिश हो गए थे। ठीक है, और इनकी जो राइटिंग है, राइटिंग स्टाइल है, वो उसकी वजह से बहुत फेमस है, जो कि सबसे अलग है। ऑब्जेक्टिव एंड टर्स प्रोज स्टाइल है इनका। ठीक है, और इनका जो एक वर्क है ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें भी इनका इनका यही राइटिंग स्टाइल है। और इस राइटिंग स्टाइल की वजह से इनका वो नावल भी बहुत फेमस है। और ये जो नावल है द सन आल्सो राइजिंग ये भी बहुत फेमस है। अमेरिकन लिटरेचर वन में आता है ये। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर वन में जो है ना वो मोस्टली वार रिटर्न के बारे में बताया गया है कि वार के बाद जो लोगों पे इम्पैक्ट्स पड़े थे, लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी हो गई थी, लोग कैसा फील करने लगे थे। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा इसमें बताया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। तो इसकी जो करेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला करेक्टर है जेक बर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट है लेडी ब्रेट एशले, रॉबर्ट कॉन, बिल गॉर्टन, माइक कैंपबेल, पेड्रो रिमेरो, मोन्टोया एंड फ्रांसिस क्लेन। सबसे पहले जो जेक बर्नर है ये इस नावल के जो हैं वो नरेटर हैं और प्रोटैगनिस्ट भी हैं इस नावल में। ठीक है, ये एक अमेरिकन वेटर्न है, अमेरिकन वॉर वेटर्न है। ठीक है, वर्ल्ड वार वन की बात हो रही है। और ये एक जर्नलिस्ट थे पेरिस में। और इन्होंने अपने जब ये वार में इन्होंने हिस्सा लिया तो उसमें इन्होंने अपनी जो मेल शिप है वो खो दी थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो नहीं थे बर्थ कर सकते। ठीक है, और इसकी वजह से फिर इनकी जो है वो शादी भी नहीं हो सकी। और ये लव करते थे लेडी ब्रेट एशले से और उन्होंने इसके लव के लिए बहुत से स्ट्रगल किया। और ये जो है ना जब इंजर हो गए थे तो इंजर होने के बाद ये हॉस्पिटल में थे और लेडी ब्रेट एशले एज अ नर्स थी। तो उस दौरान इन दोनों को जो है ना वो अफेक्शन हुई और इससे इनको लव हो गया। एंड ये लेडी ब्रेट एशले से लव करते थे और ये उनके साथ जो है वो सीरियस थे, जो है वो लॉयल थे। ठीक है, इनको पता था कि मैं मेलशिप खो चुका हूँ, इसके बावजूद भी वो उनके साथ लॉयल थे। ठीक है, और इनकी इस वजह से इनके साथ शादी नहीं हो सकी थी लेडी ब्रेट एशले से, क्योंकि ये जो है रिप्रोडक्टिव नहीं रहे थे। ठीक है, देन लेडी ब्रेट एशले की बात अगर की जाए तो लेडी ब्रेट एशले जो है ये बहुत ब्यूटीफुल थी और ये ब्रिटिश गर्ल हैं और ये बहुत हैवीली ड्रिंक्स करती थी और अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी थी। ठीक है, और ये भी जेक बर्न से लव तो करती थी बट unwilling to commit a relationship with him because it will mean giving up sex। ये जस्ट इनके ना नीड के लिए इनके साथ थी, बाकी इनको पता था कि नेक्स्ट इनके साथ जो है इनका फ्यूचर जो है वो सेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक लस्टी वमन थी और ये अनविलिंग थी कमिट करने के लिए कि फुली टू एनी ऑफ द मैनी मैन हु बिकेम इन्फ्लेटेड विद हर, यानी कि इसका मतलब ये कि बहुत से मर्दों के साथ जो है ना ये रहती थी और सिर्फ ये लस्ट के लिए रहती थी। ठीक है, ये लस्टी फेमन थी और जस्ट नीड के लिए। बाकी ये खुद भी एक अच्छी फैमिली से थी लेकिन अब ये सब कुछ खो चुकी थी, अब इनके पास ना फैमिली थी, कुछ भी नहीं था, ये अकेली थी। तो ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो नावल है ना इसमें यही तो बता रहे हैं कि जब वर्ल्ड वार हुई उसके बाद लोग अपनी फैमिलीज़ खो चुके थे, लोगों के पास अपनी फैमिलीज़ नहीं रही थी। किसी फैमिली का कोई एक फ़र्द है, किसी का दो है, वो फ़र्द हैं वो भी डिवाइड हो चुके हैं, कोई किसी कंट्री में चला गया, कोई किसी कंट्री में चला गया है,
कोई कहीं आ गया है। तो इस तरह सब लोग बिखर चुके थे और उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं रहा था। वो जस्ट ज़िंदगियों को जो है ना वो गुजार रहे थे जैसे वो गुजर रही थी। उनके उनकी पैसे का कोई मकसद नहीं था, उनके जीने का कोई मकसद नहीं रहा था। तो ये अपना जो मकसद है ना वो ढूंढने के लिए सब इस तरह कर रहे थे। और ये जो लेडी ब्रेड एशले हैं, इनके जो है ना वो नंबर ऑफ़ अफेयर्स थे, ठीक है। और ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। हालांकि मतलब इनकी ऐसी लाइफ थी, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेमेन है, बट फिर भी ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। इनकी एमलेस और अनफुलिंग सी लाइफ हो चुकी है वर्ल्ड वार के बाद। ये एक नर्स थी पहले। नेक्स्ट जो बात की जाए तो वो रॉबर्ट कॉन की बात की जाए तो रॉबर्ट कॉन जो है ये जेक बर्न के जो है वो फ्रेंड हैं, ठीक है। ये एक अमेरिकन राइटर है और ये पेरिस में रहते हैं, ठीक है। और इनका भी जो है वो बाद में जो है वो उसके साथ अफेयर हो जाता है लेडी ब्रेड एशले के साथ। पहले जो इनकी गर्लफ्रेंड थी उनका नाम फ्रांसिस क्लेन है, ठीक है। और ये एक जूइश है, ठीक है। ये इनका जो ताल्लुक़ है वो एक जू फैमिली से है, यानी कि जो और ये नॉन रिटर्न है। इन्होंने जो है वो हिस्सा नहीं लिया था वार में। ये नॉन रिटर्न है वार के। और ये जो नावल है इसमें ये एंटागोनिस्ट है। जो जेक बर्न है वो प्रोटैगनिस्ट है एंड ये एंटागनिस्ट है, ठीक है, जेक के। और ये इसके फ्रेंड भी हैं जेक के। देन बात की जाए अगर बिल गॉर्टन की, तो बिल गॉर्टन कौन है? बिल गॉर्टन जो है ये भी जेक का ही फ्रेंड है। ये आर्मी से है, ये भी वॉर वेटरन है। और इसकी ड्रिंकिंग जो रूटीन है वो भी बहुत हैवीली ड्रिंक करता है, ठीक है, जेक की तरह। और बट ये जो है ये एक्सपेशनेट नहीं है, ठीक है। और इसके जो क्लोज़ फ्रेंड है वो जेक है। बस इसमें इसी का थोड़ा सा बताया गया। ये ऑल टाइम जो है वो गर्ल्स के साथ हैप्पी रहता है, ये पार्टीज़ क्लब में आता जाता है, मतलब हैवीली ड्रिंक करता है। तो ये थोड़ा ऐसा है। उसके बाद माइक कैम्पबेल की बात की जाए तो जो माइक कैम्पबेल है ये इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते, बट ड्रिंक ये भी करते हैं, बट थोड़ा कम करते हैं बाकियों से, ठीक है। और ये जो है वो एक बैंकरिप्ट हैं, स्कॉटिश वॉर वेटरन है। और इनकी जो स्टोरी है वो ये है कि ये ब्रेट एशले जो है उससे शादी करना चाहते हैं। ये बहुत एक वेल पर्सन है, बट इनकी जो है वो शादी उनसे हो नहीं पाती। हालांकि काफ़ी लंबा जो इनका रिलेशन रहता है, लेकिन ब्रेट एशले है ही नहीं ऐसी कि वो किसी एक के साथ जो है वो रह सके। वो इस माइक कैम्पबेल के साथ भी इसलिए है कि वो बहुत वेल्दी पर्सन है और इनके साथ इसलिए है। बट जब उनका जो अफेयर है वो दूसरों के साथ हो जाता है तो वो इसको भी छोड़ के चली जाती है। नेक्स्ट पेड्रो रोमेरो की बात की जाए तो पेड्रो रोमेरो जो है वो 19 ईयर ओल्ड एक ब्यूटीफुल जो है ना बुल फाइटर है, ठीक है। और एक ब्यूटीफुल बॉय है, ठीक है। और इसकी 19 ईयर ओल्ड एज है। एंड ये जो है ना ये बुल फाइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है। एंड इसके पास जो है ना वो अपनी लाइफ का यही मकसद है कि उसने बुल फाइटिंग को जो है ना वो अचीव करना है और इसी में आगे नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल वो जो फाइनल लेवल तक जाना है। ये बहुत अच्छी बुल फाइटिंग करता है। तो इसकी बुल फाइटिंग देखने के लिए ये आती है, ब्रेट एशले आती है। और बाकी भी जो इसके जितने भी अफेयर्स जिनके साथ चले थे, रॉबर्ट कॉन, बिल गॉर्टन, माइक कैम्पबेल एंड जेक बर्न, सब आते हैं इसके साथ ना ये देखने, इसकी बुल फाइटिंग देखने आते हैं। और यहाँ पे जब इसकी बुल फाइटिंग देखते हैं तो बुल फाइटिंग देखते हुए जो ब्रेट एशले को पेड्रो रोमेरो के साथ भी जो है ना वो लव हो जाता है। वो इसको भी अपना जो है वो इसके साथ भी इसका अफेयर चल जाता है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ ब्रेट एशले इसको साथ लेती है और ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, विज़िट करने के लिए चले जाते हैं कहीं पे किसी आइलैंड पे। और वहाँ पे फिर वहाँ पे ये जो पेड्रो रोमेरो है ये जो है ना ये चाहता है कि ये इसके साथ जो है ना वो मस्ती करे, इसके साथ घूमे फिरे, नेक्स्ट अपना फ्यूचर। बट जो ब्रेट एशले है इसको यहाँ पे थोड़ी सी आके समझ बूझ आती है। ये कहती है कि नहीं, मैंने पहले बहुत से लोगों की ज़िंदगी जो को ख़राब किया है, अब मुझे इसको बैंकरप्ट नहीं करना, मुझे इसको जो है ना वो सही रहने देना है। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी उसको शायद अपने आप पे आती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पैशनेट यंग बॉय है, अपनी बुल फाइटिंग के लिए अगर इस तरह मेरे साथ रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी करप्ट हो जाएगा। अपनी जॉब अपने पैशन के साथ जो क्या करेगा वो करप्ट ही हो जाएगा।
नेक्स्ट मोन्टोया है। मोन्टोया कौन है? मोन्टोया है ऑनर ऑफ पेम्प्लोना, पेम्प्लोनाइन, ठीक है। यहाँ ये वो है जहाँ पे सब ठहरे थे, ठीक है। पेम्प्लोनाइन वो जगह है, वो होटल है जहाँ पे सब ठहरे थे। रॉबर्ट कॉन, बिल गॉर्टन, माइक कैम्पबेल और ये जो ब्रेट एशले एंड जैक बर्न्स, ये सब यहाँ पे ठहरे थे। किसके लिए? बुल फाइटिंग देखने के लिए। और ये जो मोन्टोया है ये भी जैक बर्न्स का फ्रेंड है, और इसको भी थोड़ी सी जो है ना वो ब्रेट एशले की तरफ थोड़ी सी लगाव हो जाता है, क्योंकि ब्रेट एशले कोई ब्यूटीफुल लड़की थी और सब ही उसकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है। और ये मोन्टोया बुल फाइटिंग में बहुत एक्सपर्ट है और ये बहुत रिस्पेक्ट करता है जेक की। इसलिए एक तो इसकी रिस्पेक्ट करता है, बाकी ये चाहता है कि जो पेड्रो रोमेरो है वो करप्टी ना बने, ठीक है। वो अपनी जॉब के साथ जो है ना वो करप्टिंग ना करे, बट ये उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ब्रेट एशले पेड्रो रोमेरो को लेके चली जाती है यहाँ से। नेक्स्ट है फ्रांसिस क्लेन। फ्रांसिस क्लेन मैंने आपको शायद पहले भी इसका बता दिया था कि ये रॉबर्ट कॉन की जो है ये गर्लफ्रेंड है, ठीक है। और ये बहुत पॉजेसिव और जेलिस इनकी नेचर है किस रॉबर्ट कॉन को लेके, यानी कि उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सस्पिशियस हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में ये इस तरह रखती हैं कि कोई इनके साथ और लड़की ना हो, ये थोड़ा जेलस फील करती हैं। और नेक्स्ट ये है कि ये पेरिस में मूव कर जाती हैं इसके साथ, कोहन के साथ। नेक्स्ट 9 वाला जो हमारे पास करेक्टर है वो काउंट पिपुलस का है। ये कौन है? ये भी वॉरवेटर्न है, ठीक है। और इनकी जो है ना वो इनकी भी इन्फेचुएटेड हो जाती है किसके साथ? ब्रेट एशले के साथ। ब्रेट एशले ने किसी को भी नहीं छोड़ा, हर किसी के साथ अफेयर रखा है। और ये जो में पिपुलस है, शायद मैंने इसका यहाँ पे बताया नहीं है, तो ये जो हैं ये ब्रेट एशले के बाकी लवर्स के बारे में बहुत जेलसी फील करते थे, उनको अनलाइक करते थे, ठीक है। ये बहुत जो है ना वो केयरलेस थे और फील जेलसी करते थे। ये इनके थे करेक्टर्स। देन हम इनके बात करते हैं थीम्स की। मैं आपको एक दफ़ा इनकी स्टोरी बता देती हूँ। इसकी जो समरी है इस लेसन की, इस नावल की, वो ये है कि जो ब्रेट एशले है उसी के इर्द गिर्द सभी जो भी यहाँ पे मेन हैं, जितने भी मेन पर्सन है वो सभी इसी के राउंड जो है ना वो घूमते हैं। सबसे पहले इसका जो अफेयर होता है वो जैक बर्न के साथ होता है, देन कॉन के साथ होता है, और फिर इसका जो है ना वो नेक्स्ट जितने भी पर्सन हैं उन सब के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसका अफेयर चलता है, सभी के साथ इसका अफेयर चल रहा होता है। और एंड पे जब पेड्रो रोमेरो को लेकर जाती है लास्ट पे, तो देन फिर ये थोड़ा सा समझती है कि नहीं, मुझे इस लड़के को, इस यंग बॉय को मुझे जो है ना वो करप्टी नहीं करना। देन यहाँ पे शायद वो थोड़ी सी बात आती है। तो इसका जो टॉपिक है द सन आल्सो राइजिंग, उसका ये है कि कुछ भी हो जाए सूरज फिर भी निकलेगा। पहले वार थी, सूरज तब भी निकलता था, अब वार ख़त्म हो गई है, सूरज अब भी निकलेगा। यानी कि कुछ भी हो रहा है बट नेचर स्टिल सेम, नेचर नहीं बदल रही, नेचर फिर भी सेम है, हर किसी के लिए सेम है। अगर पहले उनकी फैमिलीज़ थी, ठीक है, तो वो सब डोमिनेंट थी अपनी फैमिलीज़ के बारे में। बट यूरोप का यही है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो फैमिलीज़ के इतना जो है ना वो सिंसियर उनके साथ नहीं होते। तो बट यहाँ पे क्या था कि तब फिर भी उनकी फैमिलीज़ थी, थोड़ा उनको था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार हुई उनकी फैमिलीज से सेपरेट हो गए। देन लोगों की जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पेक्ट पड़ा वर्ल्ड वार का, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उनके पास मीनिंगलेस लाइफ हो गई, उनके पास कोई एम नहीं रहा लाइफ का। तो इस वजह से वो सब लोनलेस फील करते थे, एमलेस लाइफ फील करते थे। तो सब अपना ज़िंदगी कोई ना कोई मकसद ढूंढने के लिए जो है ना वो इस तरह कर रहे थे। और इसमें मेन जो है वो बात वेमेन की बताई है कि जो इंडिपेंडेंट वेमेन है वर्ल्ड वार 1 के बाद वो कैसी थी, उसका थोड़ा बताया है। और लोगों के पास जो पैसा था ना, उस पैसे की उनके बारे में उनके पास कोई वैल्यू नहीं थी, वो कोई कदर नहीं थी, कोई पर्पस नहीं था उनका पैसे को लेके कि उन्होंने इस पैसे को फैमिली के लिए यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है। तो इसका थोड़ा बताया। उसके बाद हम इसके थीम्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका थीम है वो द एमलेस ऑफ लास्ट जनरेशन, यानी कि वो जो जनरेशन थी लास्ट, जो मतलब हो चुकी थी जनरेशन,
उनके पास कोई भी अपना मकसद बाकी नहीं रहा था। दे नो लॉन्गर बिलीव इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ पे उनका ज़्यादा जो है ना वो बिलीव नहीं रहा था, और वो एम्प्टी उनकी लाइफ्स हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। एंड दे फिल देयर टाइम विद escapist एक्टिविटीज़, ड्रिंकिंग एंड डांसिंग एक्सेट्रा। और इनकी जो ये जो वार हुई है, वर्ल्ड वार, इसका रिज़ल्ट ये था कि लोगों के पास पर्पसलेस एक्टिविटीज़ हो गई थी, एमलेस लाइफ हो गई थी। देन सेकंड थीम की बात करें, मेल इनसिक्योरिटी। तो मेल इनसिक्योरिटी में हमारे पास सबसे पहला जो करेक्टर है जेक बर्न्स, उसी की आती है कि जो जेक था इसने वार में हिस्सा लिया। वार के बाद इसकी कंडीशन क्या हो गई थी, इसको जो इंजर हुआ उसकी वजह से ये अपनी मेलशिप जो है इसको खो चुका था। ये एक एक्सप्लिसिट जो है ना वो एग्जाम्पल है इसके लिए कि इसने अपनी मैस्कुलिनिटी जो है उसको खो दिया था। इनकी वीकेंड मैस्कुलिनिटी हो गई थी इस नावल में, ठीक है। एंड देन ये क्या, देन इट इज़ सर्टेनली नॉट द ओनली वन, ये कोई एक नहीं था, इसके अलावा और अदर पर्सन भी थे, बट नावल में हम किसी एक करेक्टर को ही पढ़ा है। बाकी ऑल द जो रिटर्न थे वो मोस्टली जो हैं वो अपनी जो मैनहुड है वो खो चुके थे। देन है डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ सेक्स। इसमें क्या है कि ये एक पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स है इस नावल में, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमें ब्रेट एशले ही वो समझ आ जाती है कि उसमें क्या है, कि इसमें जो लोगों की सेक्सुअल जेलसी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कौन है, तो कौन क्या करता है, ये अटैक करता है किस पे, जैक पे और माइक पे। क्यों, क्योंकि कौन भी क्या करता है, ये ब्रेट एशले के साथ लव करता है और इस ये ना उसको लेके बहुत सीरियस हो जाता है। हालांकि ब्रेट एशले इतनी सीरियस नहीं होती है अपने किसी भी अफेयर को लेके, बट जब उसका कौन के साथ, तो कौन उसको लेके बहुत सीरियस हो जाता है। जैसे ईस्टर्न पर्सन होते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो अपनी जो लवर होती है उसके बारे में बहुत सिंसेयर होते हैं कि उसको कोई भी जो है वो देखे ना, उसको छुए ना, उसको बात ना करे, उससे कोई किसी की तरफ उसकी अट्रैक्टिवनेस ना हो, सिर्फ मेरे लिए हो। इस तरह ना थोड़ा कौन में भी ये जेलसी सी आ जाती है। तो ये क्या करता है, ये जेक पे अटैक करता है, माइक पे अटैक करता है। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल जेलसी बहुत ज़्यादा थी, एंड उसकी जो डिज़ायर फॉर सेक्स बहुत ज़्यादा था। जैसे जो बेल गॉर्टन है उसकी अगर देखा जाए तो उसमें भी था ये कि वो उसके जो रिलेशनशिप थे वो सिर्फ यहाँ तक थे। उसके बाद जेक का भी यहाँ तक ही था। जेक में क्या था कि उसके पास मैनहुड तो थी नहीं, बट वो स्टिल जो है वो ब्रेट एशले से लव करता था। एंड देन शी इज़ अ लिबरेटेड वेमन, जो कि ब्रेट एशले उसकी बात की जा रही है, उसका भी यही सीन था इसके अबाउट। एंड उसका मल्टीपल मैन के साथ जो है ना वो ऐसा ही रिलेशन था। बाकी उसमें किसी को भी वो लेके सीरियस नहीं थी, जस्ट उसके सबके साथ उसका यही रिलेशन था। इस तरह बात की जा रही। तो नेक्स्ट इसके सिंबल की अगर बात की जाए तो इसमें सिंबल आ जाते हैं बुल फाइटिंग, इस तरह काफ़ी सिंबल के बारे में आपको एक और वीडियो बनाऊंगी। तो आई थिंक आप लोगों को इस सब की समझ आ गई होगी, इसके टाइटल की भी समझ आ गई होगी किसका टाइटल क्यों है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसका जो टाइटल है वो एक नावल, ये जो नावल इसका टाइटल जो है वो बाइबल की बुक से लिया गया है, ठीक है। द सन आल्सो राइजिंग, वहाँ पे लाइन इस तरह है कि द सन आल्सो अराइज्ड, द सन गो डोरन, यानी कि कुछ भी हो जाए लेकिन सूरज फिर भी निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो नेचर है वो स्टिल सेम रहती है हर किसी के लिए, वार से पहले वालों के लिए भी और वार से बाद के वालों के लिए भी। तो ये थी नावल। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।